Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the transition curve. This is lecture 3 part 4. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. So till now we have understood the concept of सर्कुलर कर्व. अब सर्कुलर कर्व है तो वो स्ट्रेट रोड पे ही होता है. स्ट्रेट रोड के अंदर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अब तक कोई सुपर एलिवेशन नहीं होता है और सर्कुलर कर्व में रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन अचीव करना होता है. तो इन दोनों के बीच में एक स्पेशल कर्व बनाया जाएगा इस तरीके से कि जो रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन वो धीरे धीरे आता रहे, कि जो ड्राइविंग व्हीकल है और ड्राइवर है उसको कंफर्टेबल लगे, सुपर एलिवेशन स्लोली आए, जो रिक्वायर्ड आईआरसी कोड की कुछ इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग. हम देखेंगे कैसे होना होता है. सेकेंडरी थिंग, यहाँ पे अभी तक व्हीकल स्ट्रेट जा रहा था बट सर्कुलर कर्व में सर्कल में घूम रहा है एक पर्टिकुलर रेडियस पॉइंट के अबाउट. तो सर्कुलर कर्व के अंदर हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा. अगर आप किसी भी व्हीकल को एकदम झटके से किसी स्ट्रेट लाइन से सीधे कर्व में लाएंगे तो बहुत बड़ा जर्क लगता है. तो उसको बचाने के लिए एक कर्व बनाया गया जिसे नाम दिया गया, ऑब्वियसली नाम से समझ में आया, ट्रांजिशन. स्ट्रेट लाइन से ट्रांजिशन हो रहा है धीरे धीरे सर्कुलर कर्व की तरफ. तो इसके अंदर इस तरीके से इस कर्व को डिज़ाइन करते हैं कि जो रिक्वायर्ड यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो स्लोली बिल्ट होता रहे और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो इंक्रीज हो जाए. और नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रांजिशन, यानी कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट में चेंज कर रहा है. तो पहले देख लेते हैं कि हल्का सा क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फंक्शन है, और फिर मैं आपको ये वाला डायग्राम और अच्छे से बता पाऊंगा. अकर रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ मूविंग व्हीकल फ्रॉम स्ट्रेट रोड टू अ सर्कुलर कर्व, जो भी मैंने ऊपर आपको दिखाया. फंक्शन क्या है ट्रांजिशन कर्व की, तो देखो, ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ रेडियस फ्रॉम इन्फिनिटी टू रिक्वायर्ड आर. अब ये जो मैंने लिख दिया है सिंपल भाषा में, ये क्या है? अगर आप स्ट्रेट लाइन पे देखें तो उसका रेडियस क्या होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जो सर्कुलर कर्व है वहाँ मेरे को रिक्वायर्ड आर चाहिए. तो यहाँ इन्फिनिटी टू आर का जो सफ़र है यार, इसको हमें ध्यान देना है. तो इस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए जो कर्व बनाया जा रहा है उसी को कह रहे हैं ट्रांजिशन कर्व. अब इसका फंक्शन आओ 2 पे, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन. जब सर्कुलर कर्व स्टार्ट होता है तो एक पर्टिकुलर सुपर एलिवेशन अचीव कर लिया जाता है और जो स्ट्रेट लाइन है वो साइड से आपको पता है छोटा होगा, बीच में क्राउन होगा. तो क्राउन एलिमिनेट करके हमें एक पर्टिकुलर हाइट अचीव करनी है और इसको आगे बढ़ाना है. ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से देखी थी. मैं वापस से यहाँ दिखा देता हूँ. ये रहा, ये स्ट्रेट रोड है. इसके बाद स्ट्रेट रोड के बाद यहाँ पे देखो ये जो कर्व आया है ये ट्रांजिशन कर्व है, यहाँ से यहाँ तक पूरा के पूरा. हम धीरे धीरे यहाँ से क्राउन एलिमिनेट कर रहे हैं, इसको हट कर रहे हैं. अब यहाँ से और थोड़ा थोड़ा करके रिक्वायर्ड जो भी सुपर एलिवेशन उसको अचीव कर रहे हैं और उसके बाद जो सर्कुलर कर्व की रिक्वायरमेंट है उसको नीड को पूरा करते हुए हमने यहाँ पे कर्व बना लिया. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन है वो बहुत जेंटली आए, स्लोली आए फ्रॉम स्ट्रेट टू द बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व. तो ऑब्वियसली एक और फंक्शन हो गया, तो 2 फंक्शन तो हमें समझ में आ गए. थर्ड है स्मूथ राइडिंग कंफर्ट, सो ड्राइवर मे नॉट फील अनकंफर्टेबल. ऑब्वियसली सुपर एलिवेशन आ रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो ड्राइवर जो है कंफर्टेबली स्ट्रेट से सर्कुलर की तरफ मूव करे. तो ये बेसिकली फंक्शंस हो गए. इसके ऊपर 1-2 बार आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैंने सोचा एक बार ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ. वैसे कुछ खास नहीं है बट एक बार ग्राफिक डायग्राम और ग्राफ देख के आप समझ लेते तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता था. दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इट इन दिस पर्टिकुलर वे. अब बात करते हैं स्टार्ट करने से पहले कि सर्कुलर कर्व से पहले ट्रांजिशन कर्व जो है उसकी मैथमेटिकली क्या इक्वेशंस होगी. पहले देख लेते हैं कितने टाइप के ट्रांजिशन कर्व्स होते हैं और आईआरसी कोड ने कौन सा एक्सेप्ट किया है. तो
आ गए बात ट्रांजिशन कर्व की, तो अपने कहा स्पाइरल, लेमेंसिकेट एंड क्यूबिक पैराबोला। अगर इनको प्लॉट करें एक 2D ग्राफ पे, तो दिस ग्रीन वुड रिप्रेजेंट द क्यूबिक पैराबोला, ये जो पिंक कलर में बनाया है लेमेंसिकेट, एंड दिस येलो वन इज स्पाइरल। तो ये बीच में जो लाइन जा रही है 45 डिग्री की लाइन है, मैंने मेंशन यहाँ कर दिया है ऐसे तो। और अगर आप लॉजिकली देखें स्पाइरल कर्व क्या होता है, बच्चों को जैसे बनाया जाता है, अगर आप वो भी याद करें तो एक स्पाइरल कर्व कुछ ऐसा होता है, यानी कि सेंटर की तरफ अगर आप आते जा रहे हैं तो रेडियस जो है वो कम होता चला जाएगा, और दूर जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, देखो आप सेंटर की तरफ जा रहे हो तो रेडियस कम हो रहा है, यहाँ पे भी चाहे आप ये पिंक कलर वाला लेमेंसिकेट ले लो, इसमें भी कम हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे भी सर्कुलर कर्व का जो रेडियस है वो कम हो रहा है। तो तीनों में ही रेडियस जो है कम हो रहा होगा, फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर रेडियस मेरे को अचीव करना है आर। So that is why we are showing these three different curves on this particular kind of scale. अब कुछ important properties हैं जिसके बाद IRC कोड ये डिसाइड कर पाया कि इन तीनों में से कौन सा रियल लाइफ में लगाना है। पहला है अप टू 4 डिग्रीज ऑल 3 कर्व्स आर सेम। तो आप कहेंगे ये तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि 4 डिग्री तक अप्रॉक्सीमेटली सारे कर्व सेम है। बिल्कुल, यहाँ से यहाँ जो ओरिजिन के पास तक है ना, इनका जो डेविएशन एंगल होगा वो 4 डिग्री के आसपास होगा। 4 डिग्री तक चाहे लेमेंसिकेट हो, क्यूबिक पैराबोलॉइड, स्पाइरल हो, स्पाइरल का एक और नाम है क्लॉथॉइड, तो क्लॉथॉइड ये सब सेम ही रहते हैं। ठीक है, फिर तो चेंज कहाँ हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, दिस इज इंपॉर्टेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज नॉट कॉन्स्टेंट इन लेमेंसिकेट एंड क्यूबिक पैराबोला फॉर डिफ्लेक्शन एंगल ग्रेटर देन 4 डिग्री। 4 डिग्री के बाद यहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है वो सेम नहीं है। लेमेंसिकेट में थोड़ा वेरी कर रहा है, क्यूबिक पैराबोला में और ज़्यादा वेरी कर रहा है, और सबसे ज़्यादा कॉन्स्टेंटली जो सेम है किसमें, स्पाइरल में एक पोर्शन आपको मिला। हेंस IRC सेलेक्टेड द स्पाइरल को ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो कौन कौन से रीजन है, constant rate of change of radius which is required with constant rate of change of centrifugal acceleration from straight road to circular curve। अब ये भी मैंने आपको ये dr/dx लिखा था, क्या था, कुछ नहीं यार, 4 डिग्री के बाद जो आपने स्पाइरल देखा उसके अंदर भाई बाबा मस्त एकदम कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। मस्त है यार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। साथ में मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि जब यहाँ पे आएगा तो एक ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन हम चाहेंगे। एज अ सिविल इंजीनियर हमारी ये कोशिश रहती है कि ड्राइवर को जो कंफर्ट मिले, वो कब मिलेगा, जब एक कॉन्स्टेंटली जो स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट हो रहा है सर्कुलर कर्व पे एंड हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट रेट ऑफ इंट्रोडक्शन होता रहे। किस चीज़ का, ट्रांजिशन कर्व का, ओ सॉरी ट्रांजिशन कर्व में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन होता रहेगा, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते बिल्कुल जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा, और पूरे सर्कुलर कर्व में उसके बराबर ही वो बना रहेगा, और बाद में फिर वापस से वही थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज एंड देन जीरो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे बढ़िया कौन सा बैठा, स्पाइरल। अब आओ दूसरी बात, स्पाइरल कर्व सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल ट्रांजिशन एज मेंशन्ड इन 1। ये जो 1 पॉइंट था ना, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और कांस्टेंट रेट ऑफ रेडियस चेंज ये रिक्वायर्ड है अगर आप प्रैक्टिकली देखें फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हमने स्पाइरल को चूज़ किया। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो फील्ड में है काम करने वाले लोग, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, दे आर नॉट मतलब प्रॉपरली एजुकेटेड, या तो उनकी प्राइमरी तक एजुकेशन हुई होती है, सेकेंडरी तक, मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं, साफ सीधी भाषा में। तो इंजीनियर्स गाइड करते हैं, इंजीनियर सिर्फ ये पैक लगा देगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तुम तो बस इसके अबाउट रोड बनाओ, ऐसे करो। तो ये सब चीज़ें सबसे आसान होती हैं ज्योमेट्रिकली रियल लाइफ में करना स्पाइरल कर्व के साथ। तो ये मेनली मैं कहूँगा 2 रीज़न है, और ये बीच में जो 2 है ये तो मतलब सिर्फ ये बताने के लिए कि 1 जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है ज्योमेट्रिकली। तो ये 2 रीजंस मैं कहूँगा आपस में जुड़े हुए हैं।
जिनकी वजह से स्पाइरल कर्व को रियल लाइफ में हाईवेज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है सर, अब बेसिक समझ में आ गया, सर्कुलर कर्व आ गया था समझ में, ट्रांजिशन कर्व का बेसिक समझ में आ गया। अब इसकी मैथ्स बताओ कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे निकालें, तो वो देख लेते हैं यार। वर्ड जो मैंने यूज़ किए हैं ना यहाँ पे कंसेप्ट बनाने के लिए वो यही है, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। क्यों? इसके साथ साथ क्या मिल जाएगा हमको? कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ये रिक्वायर्ड है ना, तो इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी से मैथ्स निकालते हैं। देखो, टू प्रोवाइड कांस्टेंट रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, यानी कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हमें निकालना है। लिख ही देता हूँ यहाँ पे, चेंज ऑफ, ओके, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो कैसे देखोगे? v स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम, सो v स्क्वायर बाय आर टी। ओके ना, ठीक है, कांस्टेंट रेट जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कांस्टेंटली चेंज हो रहा है ट्रांजिशन कर्व के अंदर। v क्या स्पीड, r है रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, टाइम t क्या है ब्रो? t जो है ये ट्रांजिशन लेंथ में v की स्पीड से निकलता हुआ व्हीकल पूरी लेंथ को कवर करेगा। मतलब ग्राफिकली, थोड़ा यार बच्चों पे एहसान करना चाहिए, ग्राफ से समझाना चाहिए। व्हीकल आ रहा है यहाँ पे v स्पीड से, यहाँ से स्टार्ट होगा ट्रांजिशन कर्व, यहाँ खत्म हो रहा है, सेम मेरे को चाहिए लेंथ ls। तो टाइम t के अंदर उसने ये लेंथ कवर की विद स्पीड v, तो वो टाइम t क्या होगा? ls बाय v। यही है, यही हम कह रहे हैं। मस्त अंग्रेजी में ये बातें हमने लिख दी, टाइम t की वैल्यू रख देते हैं। चल ls बाय v रख दिया, v और ऊपर चला गया, v क्यूब बना दिया r तो बस क्या करना है, लेंथ ऑफ को यहाँ पहुँचा दो और c भाई को नीचे पहुँचा दो यार। बन गई हमारी इक्वेशन फॉर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, बन गई ना, v क्यूब बाई सी आर। अब चाहो तो रट लो, चाहे तो समझ गए होंगे तो 1 सेकंड में डिराइव कर लेना यार ऑन द स्पॉट। कब तक रटोगे? कितने न्यूमेरिकल रट लोगे और कितने फॉर्मूले, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। चलो आगे देखते हैं। आईआरसी ने क्या रिकमेंड किया? अब आईआरसी की कुछ रिकमेंडेशन है, अभी तक बस ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली क्या है, आईआरसी ने कौन सी इक्वेशन इसमें यूज़ की है, तो वो है c इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस v। ये याद रखनी है। c की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी मीटर क्यूब पर सेकंड में, v जो है वो है किलोमीटर पर आवर में। ओके, और c की वैल्यू का जो रेंज होगा वो होगा 0.5 टू 0.8। 0.8 मैक्सिमम है, 0.5 मिनिमम है, इन दोनों के बीच में रहनी चाहिए कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो ले दे के क्या रटना है हमको? हमें रटना है c का फॉर्मूला, ये याद कर सकते हो, बहुत बड़ी नहीं तो निकाल लेना, ls इज इक्वल्स टू वी क्यूब बाई सी आर एंड c की वैल्यू 0.5 से 0.8। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट, इसको मैंने 1 से डिनोट कर दिया है। हमने कहा था कि कांस्टेंट रेट से सुपर एलिवेशन भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो आईआरसी ने इस इंट्रोडक्शन को कितना माना है? उन्होंने कहा है 1 in 150। अब सर ये 1 in 150 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 1 वर्टिकल अटेन करना जब आप हॉरिजॉन्टली 150 यूनिट्स मूव कर लो। थोड़ा इसको मतलब डायग्राम से समझा दो, समझ में अच्छा आता है बच्चों को। तो सर देखो ऐसा है सर, ये 1 है, वर्टिकल में राइज हुआ 1 का, कितने पे? 150 पे। अब ऐसे ही आप एक और 150 आगे चला जाओ, यानी कि टोटल 300 पे। तो 1 की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा? 2। दिस इज हाउ थिंग्स गोना वर्क इन हियर व्हेन इट कम्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लोप। ठीक है, तब बात करते हैं पार्ट 2 की, ये हाइट h जो अटेन की है ट्रांजिशन कर्व में वो कैसे निकालना है। आपके पास तो रेशियो है, सीधा आपकी सपोज करो हाइट h आई है कुछ भी b में, तो h बाई बी इज इक्वल्स टू 1/150, यही तो करना है। मैं कहूँगा हाँ यार, पर अपने साथ क्या परेशानी एक है, वो हो गई है रोटेशन ऑफ पेमेंट की। क्योंकि सुपर एलिवेशन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, क्या? एक सेंटर लाइन के अबाउट रोटेशन और एक इनर एज के अबाउट रोटेशन। तो मैथमेटिकली भी इनको एक बार देख लेते हैं कि कभी कंफ्यूजन ही ना रहे, बेटर रहेगा। अगर पेवमेंट की विड्थ b है
और सेंटर लाइन के अबाउट रोटेशन है, तो हाइट जो पुरानी लाइन के अबाउट यानी कि जहां से एलिमिनेशन ऑफ क्राउन स्टार्ट होगा उसके रेस्पेक्ट में तो हाइट h बोलूंगा मैं। तो h क्या हो गया यहाँ पे, ये वाला पोर्शन। और राइज कितना, ऑब्वियसली देखो राइज कोई बोलेगा तो ऑब्वियसली आपका राइज 2h है, बट मैं तो एज अ पर्सन, थर्ड पर्सन जो व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, उसे क्या समझ में आएगा सेंटर लाइन रोटेशन में? उसको तो यही समझ में आएगा ना, यहाँ पे ये था और यहाँ पे अब हाइट h हो गई है। तो हमारे लिए तो राइज कितना हुआ, एक जो सिंपल पर्सन है व्हीकल ड्राइव करके जा रहा है उसके लिए हाइट हो गई h, असलियत में राइज कितना है 2h। तो इन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल छोटी छोटी सी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, उनको समझते ही सब कुछ पकड़ में आ जाता है। तो टेन थीटा जो कि रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय इतने डिस्टेंस की बात होगी, सेंटर लाइन के अबाउट है तो ये हो गया b/2, तो रख दिया सर b/2, h इज e/2, या तो रट लो या समझ लो, तो मैं तो रटने की कहता नहीं, समझा रहा हूँ इसलिए इतना, है कि नहीं। एज लाइन रोटेशन की बात करते हैं हम। एज लाइन रोटेशन में तो ऑब्वियसली पुरानी लाइन के अबाउट h ही ऊपर गया है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू h/b, सो h इज eb, दैट्स गुड, फाइन। तो हमें अब समझ तो आ ही गया है कैसे देना है। अब b क्या है सर, b जो है दैट इज टोटल विड्थ इन सर्कुलर कर्व। और आपको याद होगा कि सर्कुलर कर्व में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक एक्स्ट्रा वाइडनिंग देनी होती है जिसे हम साइकोलॉजिकल प्लस मैकेनिकल वाइडनिंग कहते हैं। तो विड्थ b इज इक्वल्स टू w प्लस WE हो गया, और ये आधा आधा बांट देते हैं अपन जनरल रोड्स के अंदर। सो b इज बेसिकली w प्लस WE, इस बात को ध्यान में रखें, इसको मैंने ग्राफिकली यहाँ रिप्रेजेंट भी कर दिया है। अब क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर बताया था हाइट h आई है LS के अंदर, तो LS कितना हो गया, मैं जब यहाँ पे आपको बता रहा था तो मैंने जल्दीबाजी में यहाँ b लिख दिया था भाई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये LS हो जाएगा, LS और हाइट h, तो हमें मिल जाएगा कि जो रिक्वायर्ड हाइट है इस पर्टिकुलर रेशियो के साथ कितनी आनी चाहिए। ये आ गया 2, इससे भी एक और लेंथ निकल के आ जाएगी ट्रांजिशन कर्व की। फिर बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला है IRC कोड ने खुद निकाला है, और इससे भी एक लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकल के आती है, वो है 2.7 v²/r फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, और जो हिली और माउंटेनियस हो, स्टीप हो, उनके लिए सिंपली v²/r। तो यहाँ पे जो v है दैट इज़ इन किलोमीटर पर आवर, और r जो है वो मीटर्स में है, और LS जो निकलेगा वो मीटर में निकलेगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला में बस ये होता है कि कहाँ पे यूनिट जो है और वो पोर्शन, बस कई बार किलोमीटर पर आवर, मीटर की जगह इंच, सेंटीमीटर कहीं भी घुस जाते हैं ना यार, तो इसलिए मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, तो अभी कोई कन्फ्यूजन ही नहीं आ रहा है। तो अब क्या करना है, हमें 3 पार्ट से 3 तरह की लेंथ मिल गई, तो कौन सी लेंथ यूज़ करनी है रियल लाइफ में, फील्ड में, जो सबसे क्या हो, बड़ी हो, यानी कि मैक्सिमम ऑफ 1 2 3 कैन बी यूज्ड एज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है सर, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के न्यूमेरिकल से रिलेटेड काम हो गया। अब इससे एक और पार्ट जो है आगे जुड़ा हुआ है, वो है शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये देख लो, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्पेशल आपके लिए ग्राफ जैसा कुछ दिख रहा है, डायग्राम कहूँगा इसको मैं। यहाँ मैंने कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करूँ, तो आपको 3 डिफरेंट कलर दिख रहे होंगे। वाइट है स्ट्रेट रोड का, पिंक है मेरे भाई ट्रांजिशन का, और जो ब्लू है दैट इज़ सर्कुलर कर्व। तो सर्कुलर कर्व को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ पीछे की तरफ, तो यार ऐसे मत समझना कि बहुत बेकार, मैं मानता हूँ कि बेकार तरीके से ड्राइंग की है मैंने, बट इतना नहीं कि लॉजिक कोई भूल जाओ। ये ब्लू को समझ लो, ये ब्लू जैसे सर्कुलर है ना यार, तो अपने को थोड़ा सा सर्कल की फॉर्म में इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो, तो इन दोनों के बीच में एक गैप मिलेगा आपको। ये जो गैप है इसी को हम शिफ्ट कहते हैं, जो यहाँ पे मैंने येलो कलर से दिखाया हुआ है। और शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो है LS²/24R, यानी कि आपको पहले लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालनी पड़ेगी, जैसे ऊपर बताया मैक्सिमम ऑफ 1 2 3 वाले कंसेप्ट से निकाल ली, उसको यहाँ रख दिया,
रेडियस हमें पता है, रख दिया, शिफ्ट मिल गया। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो नोट करने वाला है, कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक ये हो गया LS। तो इनका जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पे जहाँ पे भी आया, मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, एक बार इसको हटने दो। ओके, तो यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, ये हो गया टिल हियर इट इज़ LS/2। तो LS/2 पे जो शिफ्ट मिलेगा ना आपको, वो लेना है S/2, यानी कि शिफ्ट बाय 2 is the deviation from the straight road of transition curve at the mid of transition length। सीधी सीधी प्यारी प्यारी बातें है ना, मस्त है ये बात। तो अब एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये जो दो टेंजेंट मिलती हैं, इनके बीच का जो एंगल है, इसे हम डिफ्लेक्शन एंगल कह देते हैं या डेविएशन एंगल कह देते हैं। से रिलेटेड भी आपको वैसे यहाँ नहीं, वो तो अपन सर्वेइंग में पढ़ेंगे, बट चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है। इन ट्रांजिशन कर्व जो बात मैंने बोली वही लिखी है, एट मिड ऑफ ट्रांजिशन कर्व दैट इज LS/2, शिफ्ट इज S/2। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि यार जो ये पढ़ाया है ये बहुत ही, मतलब ऑब्वियसली मैंने ESE, गेट और SSC JEE के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ये दिमाग में रख के पढ़ाया है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनको लगता है नहीं, थोड़ा सा और बेटर ढंग से आगे कैसे पैग लगाने हैं, कैसे क्या करना है, कैसे इन चीज़ों को रियल लाइफ में देखा जाए, उसके लिए अपना एक बढ़िया कोड है। सोचो, एक कोड है हमारा IRC38 जो सिर्फ मतलब अबाउट 100 पेजेस सिर्फ इस पार्ट के लिए डेडिकेटेड है, हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर हाईवे एंड और उसके रिलेटेड जो भी डिज़ाइन टेबल्स हैं। तो अगर आपको वो चीज़ें याद कर सकते हो, जैसे कि 100 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी जा रही है तो नेशनल हाईवे पे सर्कुलर कर्व कितना बड़ा देना है, ऑब्वियसली कैलकुलेशन ऐसे ही की हुई है जैसे हमने ऊपर देखा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन कर्व कितना हो, तो उन्होंने उसको एक टेबल की फॉर्म में बना के दे दिया कि रट सकते हो तो रट लो, वरना मैं तो कहता हूँ निकाल लो, कहाँ तक ही रट लोगे यार। तो बस वो टेबल्स हैं, देखना चाहो तो IRC38 में आप देख सकते हो। अब हम लोगों ने इतना पढ़ा है और हमारे चैनल की जो पुरानी रीत है वो यही कहती है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस हो गया है सारा, अब आपको सीधे फॉर्मूले में रख लें और मैक्सिमम उनमें से चूज़ करनी है और शिफ्ट निकाल देना। बट फिर भी मैंने कोशिश की है एक न्यूमेरिकल तो ऐसा लूँ जिसके अंदर थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगी कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये अच्छा खासा एक न्यूमेरिकल ले लिया मैंने, बुक से ही उठाया है, और इसके अंदर छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस है जो मैं इंटरप्रेट करनी पड़ेंगी। जैसे कि अब क्वेश्चन को देखते हैं फिर समझ में आएगा। A two-lane national highway with design speed of 80 km/h has a horizontal curve of 500 meter. It passes from low rainfall area, hence camber of 2% is provided. Determine the length of transition curve and shift required for transition curve. एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या था जो मैं कहने वाला था ना, कि जैसे कि, फिर मैंने अपनी बात को रोक के दूसरी बात की, पहले क्वेश्चन देख लो। वो ये था कि ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, अ 2-lane नेशनल हाईवे ऑन रूलिंग टेरेन हैज़ अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 500 मीटर, इट पासेस फ्रॉम लो रेनफॉल एरिया। ये नहीं था। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व और शिफ्ट। अब देखो, जब भी रोलिंग ट्रेन की बात करते हैं तो वहाँ पे रूलिंग स्पीड कितनी हो जाएगी, वी रूलिंग 80 km/h। मैंने यहाँ मेंशन कर दी, क्वेश्चन को थोड़ा एडिट कर दिया कि हमें चीज़ें समझ आ जाए। रेडियस 500 मीटर गिवन है, जहाँ लो रेनफॉल एरिया है वहाँ पे हम IRC कोड के अकॉर्डिंग कैम्बर कितना देते हैं, 2%। सिंपल। तो V इज हेयर 26.16, R इज 500, क्रॉस सेक्शन इज 2%, 0.02 डेसिमल की फॉर्म में। तो हमारा सबसे पहला काम है ट्रांजिशन कर्व के लिए कांस्टेंट रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला ठोके। LS इजिकल्स टू V/CR। C की वैल्यू कैसे निकालनी है, 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस V किस में जाएगा, ये km/h में, तो 80 रख दिया। 0.52 0.5 से 0.8 के बीच है, बिल्कुल सही। तो रख देते हैं वैल्यू, सॉल्व करा, अप्रॉक्सीमेटली 42 मीटर्स आ गया। बात करो अब रेट ऑफ
सुपर एलिवेशन इंट्रोडक्शन की, तो 1 in 150 IRC कोड का काम है। बात ये आ गई है कि रेट ऑफ सुपर एलिवेशन तो पता हो पहले वो दिया नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने क्या किया, इनडायरेक्टली आपको देकर छोड़ दिया। और हमने डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन में ये पढ़ा था कि सिर्फ ये जो रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है किसको काउंटर करेगा, 75% ऑफ पी डिफेक्ट को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 0.75 v का होल स्क्वायर बाई जी आर यूज़ करूँगा यार। इसको सॉल्व करूँगा तो ई की वैल्यू हो गई 0.057 जो कि 0.07 से कम है, और कैम्बर कितना है 2%, और 2% यानी कि 0.02 से ज़्यादा है और इससे कम है, तो इसका मतलब जो ई है ये सही है। अब देखो एक और इन्फॉर्मेशन है, ये 2 लेन नेशनल हाईवे है। इसने ये नहीं बताया कि मेरे को पेवमेंट किसके अबाउट घुमाना है, सेंटर लाइन के अबाउट घुमाना है या उसको एक इनर एज के अबाउट घुमाना है। और दोनों के लिए हमको बी की ज़रूरत होगी, तो बी निकाल लेते हैं पहले। वी क्या है, टोटल विड्थ 7 मीटर प्लस जो एक्स्ट्रा विड्थ क्या होती है, मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल। देखा, रख दिया, 0.45 आ गया, 7.45 हो गई बी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चरों में समझाया था जब मैं अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन बता रहा था, ये नेशनल हाईवे बनाते हैं वो बना रहे हैं किसी एक एम्बैंकमेंट पे, और एम्बैंकमेंट में इट इज़ बेटर टू गो फॉर सेंटर लाइन रोटेशन टू बैलेंस कटिंग एंड फिलिंग वर्क। ये हो गया एच बी एंड ऑल दीज थिंग्स। tan थीटा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय बी बाई 2। तो दिस इज व्हाट आई हैव। तो h की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर, हाइट जो हमें अटेन करनी है 0.211 मीटर, तो 1/150 h डिवाइडेड बाय LS, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एज पर 1 in 150 इंट्रोडक्शन निकल के आए 31.65, यानी कि हम लोग रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन इतनी लेंथ में अटेन कर लेंगे। और कांस्टेंट रेट ऑफ सुपर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितनी लेंथ में अटेन होगा, 42। और IRC कोड वाला और डाल देते हैं 2.7 v स्क्वायर बाय आर। हमें मिल गया 34। इन तीनों का मैक्सिमम कौन सा है, 42 मिल गया, डिज़ाइन हो गया। अब शिफ्ट देख लेते हैं, शिफ्ट इज LS स्क्वायर बाय 24R, रख दी वैल्यू 0.147 मीटर्स। तो सेंटर के अबाउट कितना डेविएशन होगा सर, S/2 इज 0.147 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.073। तो गाइस दिस इज दैट न्यूमेरिकल। और अब आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, तो पिछले लेक्चरों में अच्छे से बताते आया हूँ, बट फिर भी एक और बार यहाँ बताना चाहता हूँ। अगर कोई डेटा गिवन ना हो तो ये लोग इनडायरेक्टली देते हैं क्वेश्चंस के अंदर, जैसे कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। जनरली अब नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे कैसे होंगे, एम्बैंकमेंट की फॉर्म में होंगे। एम्बैंकमेंट की फॉर्म में होंगे तो बेटर कौन सा होगा, सेंट्रल लाइन रोटेशन होगा। अर्बन रोड्स हैं, अर्बन रोड्स में मैंने आपको बताया था एम्बैंकमेंट में तो बनेगी नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है, इनर एज रोटेशन करना है। अब जैसे कि यहाँ पे 2 लेन दिया हुआ था, अब 2 लेन की जो विड्थ होती है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे कितनी लेनी है, 7 मीटर तो लेनी है, क्योंकि दोनों तरफ क्या हो जाएगा, शोल्डर्स आ जाएंगे। तो ये जो 7 मीटर है ये मैंने यहाँ पे यूज़ की है 2 लेन नेशनल हाईवे के लिए। ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे ये तो क्वेश्चन सर सब्जेक्टिव रिलेटेड है और ये ऑब्जेक्टिव में तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो। मैं भी कहूँगा बिल्कुल यार, मैं तो शुरू से ही बोलता हूँ कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो मैं छोड़ देता हूँ कि फार्मूला बता दिया आप कर लो यार। अपने को क्या करना है, कंसेप्ट बिल्ड करना है ताकि आप क्वेश्चन की तह तक पहुँच जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो गाइज ये था सारा पोर्शन ट्रांजिशन कर्व का। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेट बैक डिस्टेंस। तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, share it with your friends. If you have any query, mention it in the comment section below. Signing off. God bless you all.